मीनिंग एंड बेसिस फॉर क्लासिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर। अब चैप्टर तो देखो कोविड ने आपका खराब कर दिया है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर वेरियस मार्केट फॉर्म्स में परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोलिटिव, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की मार्केट्स होती हैं। आपके कोर्स से डिलीट हो गया है इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन डिलीट होने की वजह से मोनोपोली डिलीट हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिलीट हो गया, ओलिगोपोली डिलीट हो गया। आप मानो जो रियलिटी है वो डिलीट हो गई, जो बच गया है वो बहुत ही थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, सुन जरूर लेना ढंग से कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मार्केट होती कैसी है, याद मत करना, सुन लेना, काम आएगा, डेफिनेटली काम आएगा। Meaning and basis for classifying market structure. Market structure, it refers to the number and type of firms operating in the industry. Monopoly, single seller. Duopoly, two sellers. Oligopoly, few big sellers. Monopolistic competition and perfect competition, large number of buyers and sellers. Market structure, it refers to the number and types of firms, producers operating in the industry. Economists have used different ways to classify the markets in order to study the nature of different kinds of markets and problems faced by each of them. The main factors which determine the market structure are number of buyers and sellers. Number of buyers and sellers of a commodity in the market indicates the influence exercised by them. अगर सिंगल सेलर होगा तो वो मार्केट को डेफिनेटली डोमिनेट कर सकता है, फ्यू बिग सेलर्स होंगे तो भी वो मिल के डोमिनेट कर सकते हैं, कार्टेल क्रिएट कर सकते हैं। फ्यू बिग सेलर्स है, बायर के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, बट जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे तो कोई भी सेलर इतना बड़ा नहीं होगा कि वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके। जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है तो फिर बायर्स के पास ऑप्शंस रहते हैं कि ए नहीं तो बी नहीं तो सी नहीं तो डी, तो कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता मार्केट को। In case of large number of buyers and sellers, an individual buyer or seller is not in the position to influence the price of the commodity. However, if there is a single seller of the commodity, then such seller exercises great control over the price. तो सिंगल सेलर होगा तो डेफिनेटली वो मार्केट को डोमिनेट कर सकता है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, कोई इंडिविजुअल मार्केट को इन्फ्लुएंस अकेले नहीं कर सकता। तो नंबर ऑफ बायर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिटरमिन करने के लिए कि किस टाइप की मार्केट है। नेचर ऑफ द कमोडिटी, if the commodity is of homogeneous nature, homogeneous nature मतलब सब एक जैसे, अब जैसे पेट्रोल है वो homogeneous commodity है कि आप HPCL से लो, आप भारत पेट्रोलियम से लो, आप इंडियन ऑयल से लो, आपको कोई फर्क पड़ता है? आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। अगर पेट्रोल में आपको दे दूं कि बताओ कौन सी कंपनी का है, नो सर, नो सर, नो सर। तो वो होती है एक होमोजीनियस कमोडिटी कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कहां से ले रहे हो, क्योंकि सब सेम दे रहे हैं। If the commodity is of homogeneous nature, that is identical in all respects, then it is sold at a uniform price. सब सेम प्राइस पे बेचेंगे, जब सब बिल्कुल सेम है तो कोई ज्यादा कैसे प्राइस चार्ज कर सकता है, आप उससे लोगे ही नहीं। However, if the commodity is differentiated, अब जो क्लोथ्स हैं, शूज हैं, ये तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, इजीली आइडेंटिफाई हो सकते हैं कि ये नाइकी का, ये एडिडास का, ये एसिक्स का या किसी भी ब्रांड का, मतलब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं तो ब्रांड रिकग्निशन की वजह से कंपनी अपने हिसाब से प्राइस चार्ज कर सकती है। होमोजीनियस में दे ऑल द प्रोड्यूसर्स दे हैव टू सेल एट द सेम प्राइस, बट जब प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड हैं तो द प्रोड्यूसर हैज सम लिबर्टी टू फिक्स हिज ओन प्राइस। ब्रांड्स अपने हिसाब से अपना प्राइस चार्ज करेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट, clothes, accessories, shoes, it may be sold at different prices. Again, if the commodity has no close substitutes like railways, then the seller can charge
हायर प्राइस। तो अगर नेचर ऑफ द कमोडिटी होमोजीनियस है, सब एक जैसे बेच रहे हैं, तो यूनिफॉर्म प्राइस होगा। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कंपनी ए का प्रोडक्ट ये है, कंपनी बी का प्रोडक्ट वो है, तो प्रोड्यूसर्स अपने हिसाब से प्राइसेस चार्ज करते हैं। लेकिन अगर कोई मोनोपोली है, सिंगल सेलर है, तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर प्रोडक्ट में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं तो प्रोडक्ट मोस्टली यूनिफॉर्म रहते हैं। आप प्राइसेस बढ़ाओगे, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, कुछ और ले लोगे। जहां सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है वहां प्राइस को डोमिनेट किया जा सकता है। कोई डाउट? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जब चाहे प्रोड्यूसर्स एंटर कर सकते हैं इंडस्ट्री, कोई लाइसेंसिंग नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। जब चाहे वो एग्जिट कर सकते हैं कि हमें काम नहीं करना, बंद, और हम प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं। जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नहीं, आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। इतने टाइम से पहले आप जा नहीं सकते, तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो मूवमेंट पे डिपेंड करेगा किस टाइप की मार्केट है। इफ देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, देन प्राइस विल बी स्टेबल इन द मार्केट। क्योंकि अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा होंगे कि इस प्रोडक्ट के तो बहुत प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि शॉर्टेज था, तो लगेगा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। किसी चीज के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो एज अ प्रोड्यूसर आप क्या करोगे अनंत? और बेचने की कोशिश करूंगा। और जो लोग उस प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे थे, आप तो बिल्कुल डेफिनेटली आपकी सप्लाई बढ़ेगी। जो लोग उस प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे थे वो भी उस मार्केट में एंटर करने की कोशिश करेंगे। यस सर। और फ्रीडम ऑफ एंट्री होगी तो उनको कोई रोक तो सकता नहीं। तो जब और लोग एंटर करने की कोशिश करेंगे तो सप्लाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यस सर। किसी चीज की सप्लाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो मार्केट में सरप्लस क्रिएट हो सकता है। यस सर। तो प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे। यस सर। तो प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगे कि कोई चीज बड़ी महंगी थी तो मोर प्रोड्यूसर्स वुड वांट टू एंटर इनटू दैट इंडस्ट्री, उससे सप्लाई बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। और अगर किसी चीज के प्राइसेस बहुत कम है तो प्रोड्यूसर्स विल स्टार्ट एग्जिटिंग द इंडस्ट्री। यस और नो? यस सर। तो वो एग्जिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो जहां पे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है ना, वहां पे प्राइसेस स्टेबल रहते हैं। ये बात समझ आई? यस सर। However, if there are restrictions on entry of new firms and exit of old firms, then a firm can influence the price as it has no fear of competition. जहां पे रिस्ट्रिक्शन है कि और नहीं आ सकते, तो फिर वो डोमिनेट करने की कोशिश कर सकती हैं। जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनको पता है कोई और आ ही नहीं सकता, किसी को लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, तो फिर कोई कंपटीशन का फेयर नहीं, तो वो अपने हिसाब से प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। Knowledge of market condition, next factor which can determine the market structure. If buyers and sellers have perfect knowledge about the market condition, buyers की perfect knowledge, buyers को पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का है, कहां पे कौन सा मटेरियल मिलेगा, आप बायर को बेवकूफ नहीं बना सकते। सेलर्स के पास परफेक्ट नॉलेज मतलब सेलर्स को भी पता है कि कौन सा रॉ मटेरियल कहां मिलेगा, कहां से उनको लेबर सोर्स करनी है, सबका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम आएगा क्योंकि सबके पास पूरी नॉलेज है। तो perfect knowledge, if the buyers and sellers have perfect knowledge about market conditions, then a uniform price prevails. कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता, प्राइस फिक्स्ड रहता है। However, in case of imperfect knowledge, sellers are in a position to charge different prices. Mobility of goods and factors of production. Mobility, क्या लेबर मोबाइल है कि मतलब आपको जहां मर्जी लेबर चाहिए वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या अदर रॉ मटेरियल्स मोबाइल है कि नहीं है? क्या गुड्स मोबाइल? अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू आउट द कंट्री, तो मोबिलिटी। व्हेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन अ यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स। कि चाहे आप कर्नाटका से लो चाहे कश्मीर से लो, कह रहे सेम प्राइस है हर जगह, परफेक्टली मोबाइल है। अगर ऐसा है तो यूनिफॉर्म प्राइस होगा। अगर ऐसा नहीं है तो जहां आप अपने सोर्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास हो तो आपकी कॉस्टिंग कम आएगी,
आप उससे दूर हो तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगी और आपकी कॉस्टिंग चेंज हो जाएगी, तो प्राइसेस चेंज हो जाएंगे. So if the factors of production are or if they can move freely, then there will be a uniform price. However, in case of immobility of goods and factors, different prices may prevail in the market. इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किस टाइप की मार्केट हो सकती है. किस टाइप की मार्केट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है क्या, आपको बताया दो हैं ब्रॉडली, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन. अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके एक ही पढ़नी है हमने, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन दो डिफरेंट टाइप की मार्केट होती हैं. इम्परफेक्ट कंपटीशन सैडली इस साल के लिए नॉट इन द सिलेबस, इस साल के लिए बेटा, बट आपकी जिंदगी में रहेगा. आप कॉलेज में जाएंगे इकोनॉमिक्स में ये आएगा ही आएगा. दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? इम्परफेक्ट कंपटीशन. कोर्स में नहीं है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन तो अभी हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं. इम्परफेक्ट कंपटीशन का आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं. इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, सिंगल सेलर, ओलिगोपोली, few big sellers. तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं मोनोपोली का, IRCTC, इंडियन रेलवेज. इंडियन रेलवेज मोनोपोली का एग्जाम्पल है, कोई और वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता. IRCTC ठीक है, इंडियन रेलवेज लिख दूं, पता है? ठीक है सर. IRCTC पता है ना, ठीक है. ओलिगोपोली, फ्यू बिग सेलर्स, ऑटो इंडस्ट्री. ऑटो इंडस्ट्री आपकी जो कार्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार्स, फ्यू बिग सेलर्स. सर बहुत सारे सेलर्स हैं. अरे भाई रिलेटिवली फ्यू बिग सेलर्स इन इंडिया. होंडा, मतलब इन इंडिया बेस तो रही है ना, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ की नहीं है, लेकिन इंडिया में होंडा, ह्यूंडई, टोयोटा, जितने मर्जी कर लो, 15-20, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे. कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं, जो इंडिया में शोरूम खोल के बैठे हैं कार्स के. यस और नो? यस सर. तो फ्यू बिग सेलर्स ही हुए, फ्यू बिग सेलर्स ही हुए. ओलिगोपोली में आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सब क्या है? ओलिगोपोली के एग्जांपल, जहां फ्यू बिग सेलर्स है. हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, इसीलिए फ्यू बिग सेलर्स है. रिस्ट्रिक्शन रहती है एंट्री एंड एग्जिट पे, गवर्नमेंट अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, कि ऐसे नहीं कि चलो गाड़ी बनाना शुरू करते हैं. रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, अप्रूवल्स रहते हैं. तो ओलिगोपोली, फ्यू बिग सेलर्स. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. ये आपकी पूरी की पूरी, मतलब बाकी सब इसी में आते हैं. FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. तो जितनी भी आपकी कंपनीज हैं, ITC, रिलायंस, ये सब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आती हैं, और मतलब अनगिनत. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, पेन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आता है. मतलब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है. डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मतलब आपके पास पेन रेनॉल्ड्स का है, या लक्सर का है, या पार्कर का है, या किसी भी कंपनी का है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है. स्टेशनरी, फूड आइटम्स, क्लोथ्स, शूज, एक्सेसरीज, ये सब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं. जितनी चीजें आपको दिख रही है ना, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, ये सब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मतलब दे मे बी सिमिलर बट दे आर नॉट द सेम, दे आर नॉट होमोजीनियस. होमोजीनियस होता है कि आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि ये हिटाची का एसी है, या कैरियर का, या LG का, या वोल्टास का. आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एसीज में. एयर कंडीशनर्स में अगर मैं आपके सामने 2 एसी रख दूं तो आपको पता चल जाएगा कौन सा एसी किस कंपनी का है. यस सर. Yes, sir. ब्रांडिंग होती है, ठीक है ना. बट होमोजीनियस प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे.
तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी है उसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, कुछ में ओलिगोपोली भी है, कुछ में मोनोपोली भी है। और परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी मार्केट है। बड़ा ही सोच समझ के उन्होंने कुछ डिलीट करा होगा, वो मैं नहीं सोच पा रहा कि उन्होंने क्या सोचा होगा। परफेक्ट कंपटीशन इज एन इमेजिनरी मार्केट। रेस्ट इन पीस लॉजिक। बट प्लीज यार, आपको मतलब ये आगे आएगा ही आएगा, ठीक है ना, कि इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, तब मेरे से आ जाना पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी तो आप सुनोगे नहीं। बट स्टिल आई वुड से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज से जितनी बातें पता होनी चाहिए बता ही दी है। मोनोपोली, सिंगल सेलर, एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज। ओलिगोपोली, few big sellers, example automobile industry, cement industry. Monopolistic competition, large number of sellers, but they are selling a differentiated product. हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है। अब परफेक्ट कंपटीशन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट इट इज एन इमेजिनरी मार्केट। वो फीचर सुन के आपको पता चल जाएगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कह रहे हैं हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो ये परफेक्ट कंपटीशन है, कि अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ये परफेक्ट कंपटीशन है।